Good morning, children. Yesterday we discussed with some transactions that are done in accounting equation, and we discussed those transactions which affect both the sides simultaneously. That means if assets are increasing, liabilities are also increasing simultaneously, and if assets are decreasing, liabilities are also decreasing simultaneously. Might be liability can decrease and might be the capital can decrease, and the same happens at the increasing point. Might be the capital can increase and might be the assets can increase. We studied 4-5 points yesterday. Like हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी कैश इंक्रीज हुआ था, कैपिटल इंक्रीज हुई थी. देन फिर हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पर, तो हमारे क्रेडिटर्स दैट मीन्स हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई थी और असेट साइड में एक नया कॉलम इंक्रीज हुआ था इन द नेम ऑफ गुड्स. देन वी सेल द गुड्स फॉर कैश एट अ प्रॉफिट. हमने प्रॉफिट पर सेल किया था तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ था एंड हमारा कैश इंक्रीज होके गुड्स में से सबट्रैक्ट हुआ था. फिर हमने पेमेंट्स किए थे क्रेडिटर्स को तो हमारा कैश सबट्रैक्ट हुआ था, क्रेडिटर्स में से हमने माइनस किया था. देन वी डिड एक्सपेंसेस. तो जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं उस कंडीशन में हम कैश में से सबट्रैक्ट करते हैं और कैपिटल में से सबट्रैक्ट करते हैं. एंड अगर हमें कोई इनकम होती है तो दैट इनकम इज एडेड इन कैश एंड इज एडेड साइमल्टेनियसली टू द capital. 2-3 more points are there which affects both the sides simultaneously. Number 1 point is the drawings. Number 2 is accrued income. And number 3 is unearned income. After discussing these 3 points, we will be just doing one question regarding this so that the things are clear to you. Children, drawings. अगर suppose drawings की है, drawings क्या होता है? When the things are withdrawn by the business for the personal use of the businessman. That means जब business का owner अपने personal use के लिए business से कुछ withdraw करता है, तो that particular thing is known as, that particular transaction is known as drawings. This drawings can be of cash. This drawings can be of goods and this drawings can be of any asset also. It can be of cash, it can be of goods and it can be of asset. Obviously जिस चीज को withdraw किया है उस चीज का बैलेंस कम हो जाएगा. Fine. एंड जब ड्रॉइंग्स होती है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो आपकी कैपिटल पर आता है, क्योंकि अकाउंटिंग ये मानकर चलता है, ये अज्यूम करता है कि व्हाटसोएवर यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन मनी, योर ओन कैपिटल. कैपिटल आपने इन्वेस्ट की थी, आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल में से उसको क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं कैश में से माइनस करूंगी और मैं क्या करूंगी, कैपिटल से माइनस करूंगी. फाइन. Then the next is accrued incomes. Children, there are certain transactions जो क्या होते हैं, adjustment nature के होते हैं. Means ऐसे transactions जिनका really impact आता नहीं है लेकिन ये होते हैं. Like accrued incomes. Accrued incomes क्या होती है, मेरी ऐसी incomes जो मेरी related थी इस साल से, current year से, but मुझे अभी तक receive नहीं हुई है. मिलनी तो थी लेकिन मिली नहीं है, तो कभी ना कभी इन फ्यूचर मुझे मिलेगी. तो ये मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी और जो चीज मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाती है वो मेरे लिए क्या होती है, मेरी असेट होती है. तो जब अक्रूड इनकम होगी, लाइक रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दिस इज अ सेंटेंस विच इज रिलेटेड विद अक्रूड इनकम. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब ही ये है कि आपको मिलना था पर अभी तक आपको नहीं मिला है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपकी असेट होती है. जब आप असेट साइड बनाओगे और अगर ऐसी कोई इनकम आपको दी हुई है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर अक्रूड इनकम. एंड इनकम्स आपकी क्या करती हैं, कैपिटल को इंक्रीज करती हैं. तो अक्रूड इनकम में क्या होगा, प्लस हो जाएगा और कैपिटल में साइमल्टेनियसली क्या होगा, प्लस हो जाएगा. मिलना था नहीं मिला है और मिलेगा तो इनकम है तो उससे कैपिटल मेरी इंक्रीज होगी. Then next is unearned income, incomes received in advance. इसको हम बोलते हैं incomes received in advance. मुझे एडवांस में मिल गई है,
मेरे रिलेटेड नहीं है इस ईयर से, बट आई हैव रिसीव दैट पर्टिकुलर इनकम इन एडवांस। अब अगर मैंने एडवांस में उसको रिसीव कर लिया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज मुझे सैलरी मिलनी थी 12 मंथ्स की, बट द ओनर हैज पेड द सैलरी फॉर 13 मंथ्स। मुझे जो मेरा एम्प्लॉयर था उसने 13 मंथ्स की सैलरी दे दी है, 1 मंथ की सैलरी एडवांस में दी है। तो नाउ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके लिए 1 मंथ और वर्क करूंगी। तो अनअर्न्ड इनकम्स आर माय लायबिलिटीज। आप क्या करते हो जब आप लायबिलिटीज, इस अनअर्न्ड इनकम आएगी लाइक रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जिसके साथ भी रिसीव्ड इन एडवांस लिखा होगा दैट मीन्स इट इज योर लायबिलिटी। व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ सेपरेट कॉलम इन द नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम्स ऑन द लायबिलिटी साइड, एंड आपको मिल चुका है मीन्स यू हैव रिसीव्ड द कैश। तो ये क्या होगा, इट विल बी एडेड इन कैश एंड एक सेपरेट कॉलम बनेगा लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम्स के नाम से, एंड उसमें भी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्पेसिफिकली यू विल राइट द ट्रांजेक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉलम। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, देन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। Yes children, now the question is like, the very first transaction of the question is Gopal started business with cash rupees 75,000 and goods rupees 25,000। गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उसने क्या किया है, कैश से एंड गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड द कैश वाज 75,000 एंड द गुड्स आर 25,000। तो let us first prepare the format, the pro forma of accounting equation. Left side we write assets, right side we write is equals to capital plus liabilities. Okay, then हम सेपरेट कॉलम्स बनाते हैं। कैश गुड्स भी आए हैं हमारे, तो हमने 2 कॉलम बनाया एसेट साइड में, क्योंकि जो भी आएगा वो हमारे लिए एसेट होगी, एंड किस फॉर्म में आएगा, कैपिटल के फॉर्म में आएगा। तो कैश फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज, आप यहाँ ट्रांजेक्शन का कॉलम बनाओगे एंड यू विल राइट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। 75,000 का आपका कैश है एंड 25,000 के आपके गुड्स हैं, तो टोटल इज 1 लाख की आपकी क्या है, कैपिटल। लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है तो यू विल राइट 0। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद योर इक्वेशन इज 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 1 lakh। नाउ योर सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 lakh ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं, सोहन से खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार खरीदा है, पेमेंट नहीं किया है। जब पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना है, दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं, हमने एक कॉलम इंक्रीज करा इन आवर लायबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ क्रेडिटर्स। तो हम क्या करेंगे, हमने 1 लाख के गुड्स इंक्रीज किए हैं, 1 लाख हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। कैश में मेरा कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, कैपिटल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, 1 लाख के मेरे क्रेडिटर्स ऐड हो गए। Okay, then the third transaction, now my new equation is children 1 lakh for creditors, 1 lakh for capital, 1,25,000 for goods and 75,000 for cash. Number 3 transaction is sold goods of rupees 10,000 at rupees 8,000 for cash. आपने 10,000 के गुड्स को 8,000 पर सेल ऑफ किया है और कैश में किया है, दैट मीन्स आपने लॉस पर सेल किया पर आपके पास कैश आया है। तो आप क्या करोगे, जितना कैश आपके पास आया है वो आप कैश में लिखोगे 8,000 प्लस आपके पास से कितने के गुड्स गए 10,000 के, तो आपको 10,000 माइनस करना है। माइनस हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और हमें यहाँ लॉस हुआ है, लॉसेज आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो 2,000 हमने क्या कर दिया, कैपिटल से सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ माय न्यू इक्वेशन इज 75 and 8 is 83,000 plus 1 lakh 15,000 98,000 plus 1 lakh।
Okay. Then my next transaction is withdraw cash for personal use rupees 5000. और प्रोपराइटर ने क्या किया है, ओनर ने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से. जब पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी विड्रॉ करते हो तो इट इज ड्रॉइंग्स फॉर यू. व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट 10,000 फ्रॉम कैश. और ये आप कहाँ से माइनस करोगे, कैपिटल से भी माइनस कर दोगे. ठीक है. नाउ माय न्यू इक्वेशन इज 1,88,000, 1,15,000 and 73,000. Now I am writing it again on the board just for your convenience, children. The balance of cash with me is 73,000. The balance in goods is 1,15,000. In liabilities it is 88,000, and in creditors it is 1,00,000 rupees. Now I am rubbing it and doing the other transaction. Next transaction is interest due but not received rupees 10,000. Interest due but not received rupees 10,000. मिलना था लेकिन नहीं मिला, मेरे लिए asset है. I'll write one more column, accrued income. मिलनी थी लेकिन नहीं मिली 10,000 की. तो what I will do, my equation is this. Transaction number 5 is interest due but not received 1,00,000. कैश में कुछ नहीं आया, गुड्स में कुछ नहीं आया, 10,000 का यहाँ मिलना था नहीं मिला है, इनकम है मिलेगी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी. This is the way we do it when any income is due and it is not received. Then 73,000, 1,15,000 plus 10,000 is equals to 98,000 plus 1,00,000. And the last transaction is, children, my last transaction is rent received in advance rupees 5,000. मैंने 5,000 एडवांस में रिसीव कर लिया. When I have received it in advance, it is a liability for me. And मैंने रिसीव किया है, लाइबिलिटी है, एडवांस में मिल गई है. रिसीव किया है तो 5,000 कैश में प्लस, और लाइबिलिटी साइड में एक और कॉलम बनता है अनअर्न्ड इनकम्स के नाम से, और वहां पर भी आप क्या कर दोगे, 5,000 प्लस कर दोगे. तो एट लास्ट जो आपका इम्पैक्ट आएगा इट विल बी सेम. So this is the way how we solve accounting equation when the transaction affects both the sides simultaneously, means there is an increase in one side and there is a gradual increase in the other side, decrease in one side and decrease in the other side. So children, I am giving you two questions regarding this. You have to solve these questions. Solve question number 1 and question number 2 from your book, and if you have any doubts we will discuss, and tomorrow we will be discussing the next topic in which the one side is affected, one item is increasing and the other item is gradually decreasing. So that's all for the day, children. Thank you.